नमस्कार मित्रों, मेसिडोनिया का युवा शासक सिकंदर ने ईसा पूर्व 334 में यूनान से अपनी विजय यात्रा को प्रारंभ करके दुनिया का सबसे शक्तिशाली फारसी साम्राज्य को नस्ताभूत करके अफगानिस्तान और तुर्क जैसी वीरता से लड़ने वाला जातियों को पराजित करके ईसा पूर्व 326 में खैबर दर्रा के रास्ते भारतीय भूमि पर अपना पहला कदम रखा। उस वक्त के यूनानी लोग जितनी भी दुनिया को जानते थे, उसमें से तकरीबन 2/3 दुनिया को जीतने के बाद अब दुनिया का आखिरी छोर अर्थात भारत को जीतने की मंशा रखने वाले सिकंदर को यहाँ की जनजातियों ने बड़ा प्रतिरोध किया। यहाँ के झेलम और चिनाब नदियों के बीच वाले क्षेत्र के राजा पोरस ने तो सिकंदर के समूचे अभियान को ऐसा झटका दिया कि सिकंदर की सेना के हौसले ही पस्त हो गए। राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुए इस युद्ध को दुनिया हाइडे स्पीच का युद्ध इस नाम से जानती है। इस युद्ध की संपूर्ण जानकारी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण कर रहा था, तब भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर अनेक छोटे छोटे राज्य थे। उनके पास आपसी सीमा विवाद भी थे, जिस कारण उनका संगठन बन पाना बहुत ही मुश्किल था। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो तक्षशिला के राजा अंभी और राजा पोरस दोनों ही शक्तिशाली राजा थे, लेकिन अपनी विस्तार नीतियों में वे दोनों एक दूसरे के लिए बाधा थे। ऐसे में सिकंदर द्वारा सिंधु नदी को पार करते ही राजा अंभी ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तुरंत ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर लिया। इसी तरह राजा अभिसार सिंह और गुलचुकान राज्यों ने भी सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन राजा पोरस ने सिकंदर के सामने झुकने से मना कर दिया और अपने राज्य की सीमा पर युद्ध के लिए ललकारा। 2/3 दुनिया को जीतने वाले सिकंदर को यह अपना अपमान सा लगा और वो इस छोटे से राज्य को कुचलने के लिए अपनी विशाल सेना लेकर तीव्र गति से झेलम नदी के किनारे आ पहुंचा। झेलम नदी के इस पार राजा पोरस भी अपने समूचे सशस्त्र बलों के साथ तैयार खड़े थे। इस वक्त सिकंदर की सेना में स्थानीय राजाओं से प्राप्त सैन्य टुकड़ियों के साथ खुद को 40,000 की पैदल सेना थी, जिसमें सिकंदर की युद्ध प्रशिक्षित फ्लैग सेना भी थी, जो कि 6 मीटर लंबे भालेनुमा हथियारों की कुशलता से चलाने में माहिर थी। इसी के साथ सिकंदर की सेना में 5,000 की घुड़सवार सेना भी थी। इसी तरह और इधर राजा पोरस की 30,000 पैदल, 4,000 घुड़सवार, 300 रथ और लगभग 150 के आसपास युद्ध कुशल हाथी भी थे, जो सिकंदर को नदी पार करने में बड़ी बाधा बने हुए थे। परिस्थितियां ऐसी थी, दोनों तटों पर भीषण संहार शक्तियां मौजूद तो थीं, लेकिन झेलम नदी दोनों को टकराने से रोक रही थी। ये गर्मी के आखिरी दिन थे, वर्षा की शुरुआत बस होने ही वाली थी। वर्षा के बाद झेलम नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। इसीलिए सिकंदर जल्द से जल्द झेलम नदी को पार करना चाहता था। पोरस की सेना को भ्रमित करने के लिए सिकंदर ने अपनी सेना को बार बार जगह बदलने का आदेश दिया और अपनी खुफिया दल के माध्यम से 17 मील उत्तर की तरफ नदी पार करने का आसान रास्ता उसने ढूंढ लिया। योजना के अनुसार सिकंदर ने अपनी 1/4 सेना को सेनापति सेल्यूकस निकेटर की अगुवाई में झेलम नदी के तट पर दूर तक फैला दिया और उसकी आड़ में खुद 3/4 सेना लेकर उत्तर की तरफ रवाना हो गया। और उसी रात भारी वर्षा होने लगी। नदी की उफनती धारा के बीच सिकंदर की सेना ने बड़ी मुश्किल से झेलम नदी को पार किया, लेकिन सिकंदर के नदी पार करने की खबर रातों रात राजा पोरस को मिल गई। इस खबर की पुष्टि करने के लिए उन्होंने 2000 घुड़सवार और 100 राज्यों की टुकड़ी को अपने पुत्र की अगुवाई में उत्तर की ओर भेजा। सुबह की मंद रोशनी और बारिश की हल्की बूंदाबांदी के बीच
राजा पोरस की छोटी सी टुकड़ी की मुलाकात सिकंदर की भव्य सेना के साथ हुई टकराव में राजा पोरस की सेना के परधज्जे उड़ गए और राजा पोरस का पुत्र भी मारा गया। इसकी सूचना मिलते ही राजा पोरस के खेमे में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में राजा पोरस की सेना युद्ध के मैदान में आ गई। युद्ध भूमि पर सिकंदर की सेना में दोनों तरफ घुड़सवार और बीच में पैदल सेना थी, तो राजा पोरस की सेना में दोनों तरफ घुड़सवारों के साथ साथ रथ, बीच में पैदल और आगे गज सेना थी। वैसे देखा जाए तो सिकंदर के सैनिक राजा पोरस की सेना की तुलना में ज़्यादा प्रशिक्षित थे और उन्हें युद्ध लड़ने का ज़्यादा अनुभव भी था, लेकिन युद्ध भूमि पर हाथी जैसे विशाल पशु का सामना वे पहली बार कर रहे थे। आखिरकार युद्ध प्रारंभ हुआ। सिकंदर की धनुषधारी घुड़सवार टुकड़ी ने हाथियों से हमला करते हुए युद्ध की शुरुआत की। योजना के अनुसार सिकंदर की घुड़सवार सेना राजा पोरस की घुड़सवार सेना पर टूट पड़ी, तो इधर राजा पोरस की गज सेना सिकंदर की पैदल सेना पर टूट पड़ी। विशाल और युद्ध कुशल हाथियों ने सिकंदर की पैदल सेना पर ऐसा कड़ा प्रहार किया कि सिकंदर की सेना में मौत का तांडव मच गया। हाथियों के भय से सिकंदर की पैदल सेना पीछे हट गई और स्थिति को बेकाबू देख खुद सिकंदर अपने अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि में कूद पड़ा। युद्ध के इस प्रसंग में दोनों सेनाओं के राजा अब प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने आकर लड़ रहे थे। तभी सिकंदर का घोड़ा मुकाफेला भाले के प्रहार से मारा गया और खुद सिकंदर निशस्त्र होकर नीचे गिर पड़ा। और यूनानी सेना में ऐसा दृश्य आज तक कभी नहीं देखा था। किसी तरह सिकंदर के अंगरक्षकों ने उसे सुरक्षित कर दिया, लेकिन इस घटना के कारण उसकी सेना का मनोबल काफी हद तक टूट गया और कुछ देर बाद सिकंदर की फ्लिक सेना ने भी 6 मीटर लंबे भाले की मदद से हाथियों की आंख और सूंड को निशाना बनाना शुरू किया और युद्ध का माहौल एकाएक बदल गया। घायल हाथी बेकाबू होकर अपनी ही सेना को रौंदते हुए इधर से उधर भागने लगे, जिससे राजा पोरस की सेना में अफरा तफरी मच गई और अपने ही हाथियों से बचने के लिए वे पीछे की तरफ भागने लगे। तभी झेलम नदी के उस पार खड़ी सेल्यूकस की सेना ने भी नदी को पार कर दिया और वो भागती हुई राजा पोरस की सेना पर टूट पड़ी। राजा पोरस की सेना अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। अंततः 12,000 सैनिकों से सेनापति अपने 2 पुत्रों को खोने के बाद राजा पोरस को भी बंदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश कर दिया गया। सिकंदर ने पूछा, बोलिए राजा पोरस, अब आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? राजा पोरस ने जवाब दिया, वैसा ही व्यवहार करो सिकंदर, जैसे एक राजा अपने शत्रु राजा के साथ करता है। राजा पोरस की इस वीरता और निर्भयता भरे जवाब ने सिकंदर को अत्यंत प्रभावित कर दिया और उसने राजा पोरस की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया। 2300 साल पहले भारत की भूमि पर हुए इस युद्ध की संपूर्ण जानकारी हम केवल और केवल यूनानी इतिहासकारों के माध्यम से प्राप्त होती है। भारत के किसी भी सम्मानित ऐतिहासिक स्रोतों से हमें इसकी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। हो सकता है कि यूनानी इतिहासकारों ने इस युद्ध के परिणामों को लेकर सिकंदर के पक्ष में ही लेखन किया हो, लेकिन भारतीय स्रोतों के भाव में हम आज इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते। खैर, यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने इस विजय के उपलक्ष्य में तुरंत ही झेलम नदी के किनारे निकैया और अपने प्रिय घोड़े की याद में मुकाफेला इन दोनों नगरों की स्थापना की और राजा पोरस को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। फिर आगे चिनाब नदी को पार करते हुए वो अपने अगले अभियान के पड़ाव पर निकल पड़ा। मित्रों, यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।